क्या होता है जब अमीर लोग पागलपन भरी हरकतें करते हैं? साइकोलॉजी ऑफ द मनी चैप्टर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ था और वह किशोरावस्था में अनाथ हो गए थे। लोग उन विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं जो तीसरे आधार पर जीवन शुरू करते हैं। गुप्ता बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख सके। उन शुरुआतों से उन्होंने जो हासिल किया वह बिल्कुल अभूतपूर्व था। अपने 40 के दशक के मध्य तक गुप्ता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित परामर्श फर्म मैकिन्से के सीईओ थे। वह संयुक्त राष्ट्र और विश्व आर्थिक मंच में भूमिकाएं निभाने के लिए 2007 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बिल गेट्स के साथ परोपकारी कार्यों में भागीदारी की। वह 5 सार्वजनिक कंपनियों के निदेशक मंडल में बैठे। कोलकाता की मलिन बस्तियों से निकलकर गुप्ता सचमुच सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बन गए थे। उनकी सफलता के साथ साथ अपार धन संपत्ति भी प्राप्त हुई। 2008 तक कथित तौर पर गुप्ता की संपत्ति $100 मिलियन थी। अधिकांश लोगों के लिए यह एक अथाह धनराशि है। इतने पैसे पर 5% वार्षिक रिटर्न लगभग $600 प्रति घंटे 24 घंटे प्रति दिन उत्पन्न करता है। वह जीवन में जो चाहे वह कर सकता था और वह जो चाहता था हर दृष्टि से मात्र एक करोड़पति बनना नहीं था। रजत गुप्ता अरबपति बनना चाहते थे और वह इसे बुरी तरह चाहता था। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के निदेशक मंडल में बैठे जिसने उन्हें दुनिया के कुछ सबसे धनी निवेशकों से घेर लिया। एक निवेशक ने निजी इक्विटी टाइकून के वेतन दिवसों का हवाला देते हुए गुप्ता का वर्णन इस तरह किया, मुझे लगता है कि वह उस सर्कल में रहना चाहता है। यह एक अरबपति सर्कल है ना? गोल्डमैन सैकड़ों लाखों सर्कल की तरह है ना? सही। इसलिए गुप्ता को एक आकर्षक विकल्प मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स वित्तीय संकट के प्रकोप से जूझ रहा था, वॉरेन बफेट ने इसे जीवित रहने में मदद करने के लिए बैंक में $5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई। गोल्डमैन बोर्ड के सदस्य के रूप में गुप्ता को जनता के सामने इस लेनदेन के बारे में पता चला। यह बहुमूल्य जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व संदेह में था और बफेट का समर्थन निश्चित रूप से इसके स्टॉक को बढ़ा देगा। लंबित सौदे के बारे में जानने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जिन्हें गोल्डमैन बोर्ड की बैठक में बुलाया गया था, ने फोन रख दिया और राजरत्नम नामक हेज फंड मैनेजर को फोन किया। कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या चर्चा हुई थी। बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा कुछ घंटों बाद जनता के लिए की गई। गोल्डमैन के शेयर में उछाल। राजरत्नम ने तेजी से 10 लाख कमाए। वह एक कथित प्रवृत्ति का सिर्फ एक उदाहरण था। एसईसी का दावा है गुप्ता की अंदरूनी युक्तियों से $17 मिलियन का मुनाफा हुआ। यह आसान पैसा था और अभियोजकों के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजरत्नम दोनों अंदरूनी व्यापार के लिए जेल गए। उनके करियर और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब बर्नी मैडॉफ पर विचार करें। उसका अपराध जगजाहिर है। चार्ल्स पोंजी के बाद मैडॉफ सबसे कुख्यात पोंजी स्कीमर है। मैडॉफ ने अपने अपराध का खुलासा होने से पहले 2 दशकों तक निवेशकों को ठगा। विडंबना यह है कि गुप्ता के प्रयास के कुछ ही हफ्ते बाद जिस बात को नजरअंदाज किया गया वह यह है कि मैडॉफ गुप्ता की तरह एक धोखेबाज से कहीं अधिक था। मैडॉफ को प्रसिद्ध बनाने वाली पोंजी योजना से पहले वह एक बेहद सफल और वैध व्यवसायी था। मैडॉफ एक बाजार निर्माता था, एक ऐसा काम जो स्टॉक के खरीदारों और विक्रेताओं से मेल खाता था। वह इसमें बहुत अच्छा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1992 में मैडॉफ की बाजार निर्माण कंपनी का वर्णन इस प्रकार किया है, उन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज का निर्माण किया है, जो बिग बोर्ड से बड़ी मात्रा में स्टॉक ट्रेडों को निकालती है। मैडॉफ फर्म द्वारा एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित $740 मिलियन औसत दैनिक लेनदेन की मात्रा न्यूयॉर्क एक्सचेंज के 9% के बराबर है।
श्री मैडॉफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में व्यापार निष्पादित कर सकती है कि यह वास्तव में अन्य ब्रोकरेज फर्मों को अपने ग्राहकों के आदेशों को निष्पादित करने के लिए 1 पैसा प्रति शेयर का भुगतान करती है। बोली और पूछी गई कीमतों के बीच प्रसार से लाभ कमाती है, जो कि अधिकांश स्टॉक हैं। यह कोई पत्रकार नहीं है जो किसी धोखाधड़ी का गलत वर्णन कर रहा है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मैडॉफ का बाजार निर्माण व्यवसाय वैध था। एक पूर्व कर्मचारी ने कहा कि मैडॉफ के व्यवसाय की बाजार निर्माता शाखा प्रति वर्ष $25 मिलियन से $50 मिलियन के बीच कमाती थी। बर्नी मैडॉफ का वैध गैर धोखाधड़ी वाला व्यवसाय किसी भी तरह से एक बड़ी सफलता थी। इसने उसे अत्यधिक और वैध रूप से धनवान बना दिया। और फिर भी धोखाधड़ी। हमें गुप्ता और मैडॉफ दोनों से यह सवाल पूछना चाहिए कि करोड़ों डॉलर का कोई व्यक्ति अधिक पैसे के लिए इतना बेताब क्यों होगा कि उन्होंने और भी अधिक पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। अस्तित्व के कगार पर जी रहे लोगों द्वारा किया गया अपराध एक बात है। एक नाइजीरियाई घोटालेबाज कलाकार ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि वह दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द का एहसास नहीं कराएगी। गुप्ता और मैडॉफ ने जो किया वह कुछ अलग है। उनके पास पहले से ही सब कुछ था, अकल्पनीय धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता। और उन्होंने यह सब फेंक दिया क्योंकि वे और अधिक चाहते थे। उन्हें पर्याप्त समझ नहीं थी। वे चरम उदाहरण हैं। लेकिन इस व्यवहार के गैर आपराधिक संस्करण भी हैं। हेज फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में व्यक्तिगत रूप से दसियों और करोड़ों डॉलर मूल्य के व्यापारी शामिल थे, जिनकी अधिकांश संपत्ति उनके स्वयं के फंड में निवेश की गई थी। फिर उन्होंने और अधिक की तलाश में इतना जोखिम उठाया कि 1998 में इतिहास के सबसे बड़े तेजी वाले बाजार और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच वे सब कुछ खोने में कामयाब रहे। वॉरेन बफेट ने बाद में इसे कहा, पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। उन्होंने वह सब जोखिम में डाल दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी। और यह मूर्खतापूर्ण है। यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। यदि आप किसी ऐसी चीज को जोखिम में डालते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी ऐसी चीज के लिए जो आपके लिए महत्वहीन है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं है। यह उन चीजों में से एक है जो जितनी स्पष्ट है उतनी ही नजरअंदाज भी है। हम में से कुछ के पास कभी $100 मिलियन होंगे, जैसा कि गुप्ता या मैडॉफ के पास था। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वालों का एक मापने योग्य प्रतिशत अपने जीवन में किसी समय वेतन अर्जित करेगा या उनके पास उनकी जरूरत की हर उचित चीज और बहुत सी चीजों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होगा। यदि आप उनमें से एक हैं, तो कुछ बातें याद रखें। एक, सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोलपोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यदि परिणाम के साथ उम्मीदें बढ़ती हैं, तो अधिक के लिए प्रयास करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त प्रयास करने के बाद भी आपको वैसा ही महसूस होगा। यह तब खतरनाक हो जाता है जब अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा का स्वाद संतुष्टि की तुलना में महत्वाकांक्षा को तेजी से बढ़ाता है। उस स्थिति में एक कदम आगे गोलपोस्ट को 2 कदम आगे धकेल देता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप पिछड़ रहे हैं, और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक जोखिम लेना है। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में माहिर है, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना। शायद वे साथ साथ चलें। अपने साथियों से आगे निकलने की चाहत कड़ी मेहनत का ईंधन हो सकती है, लेकिन पर्याप्त भावना के बिना जीवन का कोई मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, अपेक्षाओं के बिना केवल परिणाम है। 2, सामाजिक तुलना यहाँ की समस्या है। एक नौसिखिया बेसबॉल खिलाड़ी पर विचार करें जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वह किसी भी परिभाषा से अमीर है। लेकिन मान लीजिए कि वह माइक ट्राउट के समान टीम में खेलते हैं, जिनके पास 12 साल का $430 मिलियन का अनुबंध है। तुलनात्मक रूप से नौसिखिया ब्रोस है।
लेकिन फिर माइक ट्राउट के बारे में सोचें। 36 करोड़ प्रति वर्ष डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन 2018 में शीर्ष 10 सबसे अधिक वेतन पाने वाले हेज फंड मैनेजरों की सूची में जगह बनाने के लिए आपको एक वर्ष में कम से कम $340 मिलियन कमाने की आवश्यकता है। ट्राउट जैसे लोग अपनी आय की तुलना इसी से कर सकते हैं। और हेज फंड मैनेजर जो प्रति वर्ष $340 मिलियन कमाते हैं, खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंड प्रबंधकों से करते हैं जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट जैसे लोगों से आगे देख सकते हैं जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ गई। और कोई ऐसा व्यक्ति बफेट जेफ बेजोस से आगे निकल सकते हैं जिनकी कुल संपत्ति 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई, एक राशि जो पूरे वर्ष में अर्जित अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की प्रति मिनट की तुलना में अधिक के बराबर है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की सीमा इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई भी इसे कभी नहीं छू पाएगा। इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे लीवर द्वारा जीता जा सकता है, या जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि शुरू से ही न लड़े, यह स्वीकार करें कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, भले ही यह आपके आसपास के लोगों से कम हो। मेरा एक मित्र लास वेगास की वार्षिक तीर्थयात्रा करता है। एक वर्ष उसने एक डीलर से पूछा, आप कौन से खेल खेलते हैं और कौन से कैसिनो में खेलते हैं? डीलर ने बिल्कुल गंभीर उत्तर दिया, लास वेगास कैसीनो में जीतने का एकमात्र तरीका प्रवेश करते ही बाहर निकलना है। दूसरे लोगों के धन को अपने पास रखने की कोशिश करने का खेल भी ठीक इसी तरह काम करता है। 3 बस बहुत कम नहीं है। पर्याप्त होने का द्वीप रूढ़िवाद की तरह लग सकता है जिससे अवसर और क्षमता को मेज पर छोड़ दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। बहुत हो गया का मतलब यह एहसास है कि विपरीत अधिक के लिए एक अतिरिक्त भूख आपको पछतावे की हद तक धकेल देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कितना खाना खा सकते हैं। जब तक आप बीमार न हो तब तक खाना खाएं। कुछ ही इसे आजमाते हैं क्योंकि उल्टी से ज्यादा दर्द होता है। कोई भी भोजन अच्छा है, किसी कारण से वही तर्क अनुवादित नहीं हो पाता। व्यवसाय और निवेश के लिए, और बहुत से लोग केवल तभी अधिक तक पहुंचना बंद कर देंगे जब वे टूट जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे। यह उतना ही निर्दोष हो सकता है जितना कि काम में थक जाना या जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप बनाए नहीं रख सकते। दूसरे छोर पर दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ हैं जो चोरी का सहारा लेते हैं क्योंकि प्रत्येक डॉलर परिणाम की परवाह किए बिना पहुंचने लायक है। जो भी हो, संभावित डॉलर को अस्वीकार करने में असमर्थता अंततः आप पर हावी हो जाएगी। इस समरी से आपने क्या सीखा हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो धन्यवाद।